जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोग सभी का सॉलिड फिजिकल फिटनेस अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट नंबर 7 का आज क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपको बिहार पुलिस में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी वियतनाम यात्रा का रचनाकार कौन है? दोस्तों, मेरी वियतनाम यात्रा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी भोला प्रसाद शास्त्री, सी फणींद्रनाथ रेणु और डी हरिशंकर प्रसाई। दोस्तों, इसका है ऑप्शन नंबर बी भोला प्रसाद शास्त्री। भोला प्रसाद शास्त्री बिहार के 1968 ईस्वी में मुख्यमंत्री बने थे, मार्च में, और जून 1968 में इस्तीफा दे दिए थे। तो इनको जो है भोला प्रसाद शास्त्री बिहार के अपना मुख्यमंत्री बना चुके हैं, और इन्होंने इस मेरी वियतनाम यात्रा के रचना किए थे भोला प्रसाद शास्त्री। इसका करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन अगला, विद्यालय शब्द का सही विग्रह है विद्या में आलय, विद्या को आलय, या विद्या से आलय, या विद्या के लिए आलय। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है विद्या के लिए आलय। जहां विद्या के लिए हम हासिल करते हैं उसको बोलते हैं विद्या के लिए आलय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। झंकार किसकी रचना है? त्रिलोचन दास, मैथिली गुप्त, नागार्जुन, या केदारनाथ सिंह। झंकार दोस्त है, इसका है मैथिली गुप्त जी का रचना है। मैथिली गुप्त जी का रचना है मैथिली गुप्त। तो झंकार रचना हुआ मैथिली गुप्त का। दोस्त, मैथिली गुप्त जो है बहुत ही हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं, और इन्हें लोग दद्दा के नाम से भी पुकारते हैं। इसलिए इनको महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि का दर्जा दिया था मैथिली शरण गुप्त को। और जो झंकार जो रचना है, जब देश हमारा आजाद हो रहा था या उस समय स्टार्टिंग हुआ था, या जो स्वतंत्र संग्राम 1912 ईस्वी में भारत भारती एक रचना किया था, जो कि स्वतंत्रता के समय बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो इसका झंकार का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में बी मैथिली गुप्त। चौथा, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप सब कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, या अग्निशयवाचक। दोस्तों, इसका जो है, जब कोई व्यक्ति अपने आप भले जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को खुद के लिए करता है, निज काम के लिए इंडिकेट करता है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि इस वाक्य से मालूम चलता है कि यह निजवाचक सर्वनाम की बात हो रहा है। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अच्छा, बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1938, 1936, 1930, 1935। दोस्त, इसका जो है बिहार पुलिस की स्थापना, सबसे पहले बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 का। किस साल हुआ था? उड़ीसा, सॉरी, बंगाल से 22 मार्च 1912 को। उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 13 जोन, 15 जोन, 17 जोन, चौथा 18 जोन। दोस्त, भारतीय रेलवे पहले 16 था, फिर उसके बाद 17 हुआ, अभी फिलहाल वर्तमान में 18 जोन में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 18 जोन। आप याद करें, जोन क्या होता है कि भारतीय रेलवे जो है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे है। इस रेलवे को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए एक जोन में बांट दिया गया है, जिसको क्यों बांटा गया है कि उसके अंदर जो भी आते हैं, रेलवे का जो उप शाखा भी आती है, उसके अंदर में काम करते हैं, जिससे कि इसको सुचारू रूप से काम करने के लिए आराम से काम चलता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 18 जोन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व मतलब जो एक तरल पदार्थ होता है, उसमें कुछ उसका लिक्विड होता है, उसको नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 1 है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, बिस्कोमीटर और स्टेलेग्मोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या है कि आप किसी भी पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में इस्तेमाल कर सकते हैं और लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, चतुर्भुज का सभी कोणों का माप, एक चतुर्भुज को बोलते हैं
90 90 डिग्री डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो कुल कुल कौन कितना कुल डिग्री कितना हुआ? चारों और चारों कोनों का योग इक्वल टू 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का माप जो होता है 360 डिग्री होता है। अतः 60 डिग्री है, बट अनुपात में किसमें? 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात और 13 अनुपात में है। अब हम ये बताएगा कि जो 360 डिग्री है इस अनुपात में बांटा हुआ, तो उसको पता करना है कि ए कोण कितना पे है, बी कोण का मान कितना है, सी कोण का मान कितना है, डी कोण का मान कितना है। दोस्तों सबसे पहले बात ये मैं आपको बता दिया तो इसके अनुपात जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्त एक ना, माना कि एक कोण माना कि एक कोण प्लस बी कोण प्लस सी कोण प्लस डी कोण इक्वल टू 360 डिग्री। 60 डिग्री दोस्त 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 इक्वल टू 360 डिग्री। 5 3 8 8 7 8 9 17 13 30। तो कोने का मान सपोर्टेड x डिग्री है, राइट। तो 5 3 8 8 30 30 एक कोण का, बी कोण का, सी कोण का, 5 का। जैसे कि हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में अनुपात दिया हुआ है, तो हमें बाकी कोणों का मान क्या करना था। कोण का मान x मान लिया जाए दोस्त। तो x अगर हम मानते हैं ए कोण प्लस बी को प्लस सी को प्लस डी को इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। तो 30x इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। x और कितना हो गया? 360 बटा 30। 12 डिग्री। x का मान 12 डिग्री। दोस्तों ए का मान कितना था? ए बराबर 3x था। ए का वैल्यू कितना हो गया? 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 डिग्री। बी का मान कितना था? 9x। 9 इंटू बी का मान 5 था, सॉरी 5 इंटू एक्स का मान कितना आया था? 12। तो बी का मान कितना? 12 बचे 60 डिग्री। सी का मान कितना दिया था? माना था 9x। 9 इंटू 12 108 डिग्री। और डी के कितना माना था? 13x। डी इक्वल टू 13x। तो इसका होगा 13 इंटू 12। 13 इंटू 12 कितना हुआ? 3 6 26 13 करम 13 6 3 2 5 156 डिग्री। 108 डिग्री। और डी का कितना आया? 156 डिग्री। आप ये सब कुछ जोड़ोगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 36 प्लस 60 प्लस 108 प्लस 156 इक्वल टू 360 डिग्री। एक किसका इक्वल आया? चारों कोणों का माप। तो हमें कोण जो था उसका वैल्यू मालूम करना था, वो रेशियो के रूप में दिया हुआ था। तो हमने उसका करेक्ट आंसर लाया। ए का मान 36 डिग्री 60 डिग्री, बी का और सी का 108 156। ठीक है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्रों पर मानव प्रभाव का एक उदाहरण है? प्राकृतिक क्षेत्रों मतलब जो हमारे जलवायु है, छित जल पाव गगन से मिला, पंच तत्व से रजा सिरा, मतलब छित जमीन आसमान जल वायु
अग्नि को प्रभावित करता है, मानव द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाता है जिससे इस पे प्रभाव पड़ता है। जब इसका प्रभाव पड़ता है तो हमारा जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम लोग कोयला जलाते हैं या उद्योग लगाते हैं या तेल चलाते हैं या गाय जलाते हैं, तो इससे क्या है, हमारा जो वातावरण है वो क्या प्रदूषित होता है। उससे क्या होता है, हमारा जलवायु परिवर्तन पे इसका प्रभाव पड़ता है। करेक्ट। तो वही बोला है किस पर प्रभाव पड़ता है, जब हम लोग ऐसा कुछ काम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, जैसे हम लोग अपना घरों में गैस एसी लगाते हैं और गाड़ी चलाते हैं, धुआं निकलता है, फैक्ट्री निकलता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बहुत धुआं, बहुत तरह के गैस निकलते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वही पूछा दोस्त, उससे हम प्रकृति जो दिया हुआ सौंदर्य दिया हुआ उसको हम लोग उसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं। तो दोस्त ऑप्शन नंबर 1 जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 महासागरीय धाराएं, ऑप्शन नंबर 3 ज्वालामुखी सक्रियता और प्लेट विवर्तन की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जलवायु परिवर्तन इससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। मतलब एक ऐसा आयोग है चार ऑप्शन में से जो कि अब जो है पूर्व कहलाता है। दोस्त सबसे पहला ऑप्शन है नीति आयोग, योजना मंडल, योजना आयोग और नीति कमीशन। तो चारों में से आपको ये समझना कि सबसे पहले एक अपना योजना आयोग होता था, जिसका निर्माण जो है जो बना था 1950 से बना था, और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना आयोग इसका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज करेक्ट आंसर, योजना आयोग। योजना आयोग जो है अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। 2015 में इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामांकन किया था। तो नीति का एक्चुअल में फुल फॉर्म भी आपके पास आ सकता है, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग तो नीति जो आयोग है वो योजना आयोग की जगह पर अभी फिलहाल नीति आयोग काम कर रहा है 2015 से। इसका फुल फॉर्म भी आपसे आ सकता है, इसको याद करना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद है और 16 अनुसूचियां, ये पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का जो भाग है एक्चुअली में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। मैं 16 बोल दिया था, बाय फॉल्ट मिस्टेक हो गया था, बट उसको आप रेक्टिफाई कर लेना। 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। तो एक पुस्तक है, वो इसमें सारा लिखा हुआ, विधि विधान लिखा हुआ कि हमारा देश कैसे चलेगा, और उसको अनुसार ही हम अकॉर्डिंग टू इंडिया चलता है, एज उसी अनुशासित होकर के। दोस्तों इसमें है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भाग 1 जो होता है इसमें राज्य और उसका क्षेत्र होता है, और भाग 2 होता है नागरिकता, उसका भाग 3 होता है अधिकार, और भाग 4 होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों अभी हमने पढ़ा पहला भाग जो राज्य का क्षेत्र होता है, और दूसरा क्या है, नागरिकता, जिसका अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। दोस्त दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिस वैसा ब्रिज जो सबसे ऊंचा है उस पर रेल का आवागमन होता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3। ये एक तरह का आर्क ब्रिज होता है। आर्क ब्रिज क्या होता है, जिसमें स्टील और कंक्रीट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ये आज और यह समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचा है, 359 मीटर ऊंचा है। तो यानी विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया का बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। दोस्त एशिया का बिहार में, मतलब पूरा एशिया एक महादेश है जिसमें बहुत सारी कंट्री है, लेकिन उससे सबसे बड़ा पशु मेला जहाँ
जानवरों का मेला लगता है। सॉरी लगता है। पहला भागलपुर, दूसरा किशनगंज, तीसरा सैनपुर और गया। इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है सोनपुर में। सोनपुर जो है सारण जिले में स्थित है। सोनपुर सारण जिले में स्थित है। यह हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और एक पखवाड़ा तक चलता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुंदर शब्द का विपरीतार्थक मतलब होता है उल्टा उसका। जैसे सुंदर है और सुंदर हो गया, अच्छा है बुरा हो गया, लड़का है लड़की हो गया। ठीक है दोस्त, तो इसी का बोलते हैं विपरीतार्थक, मतलब उसका उल्टा, जस्ट अपोजिट, बैड गुड। सो दैट सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द है, पहला अरम्य है, दूसरा बदसूरत है, तीसरा अमंजुल है और चौथा असुंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा 4 असुंदर, जो सुंदर है ही नहीं। इसका करेक्ट आंसर असुंदर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस का मतलब होता है कि जिस दिन हम मतदान देने के लिए हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न करता है, लोग जागृत करता है नवयुवकों को कि भैया आप लोग मतदान दो और सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 10 दिसंबर, 8 दिसंबर, 8 मार्च, 25 जनवरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर 4। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ये भी आप याद रखना, 25 जनवरी से, इसलिए उसी दिन से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका खास मकसद होता है कि नवयुवकों को मतदान करने के लिए जागृत करना, उनमें उनको बताना कि इस आपके एक मत का जो है बहुत ही पावर होता है, जो देश के हर मंत्री या डिपार्टमेंट को बदल सकता है। आप एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो दैट इसका क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। क्वेश्चन छोटा है। मनुष्य जो हमारा कान है, इसकी जो बाहरी हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? मुंबरक कहते हैं, कर्णवर्त कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं या कर्ण पट्ट कहते हैं? दोस्त इसका करेक्ट आंसर है कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना आप। सरकारी आयोग बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था और कब बनाया गया था सरकारी आयोग? सरकारी आयोग का ऑप्शन नंबर 1 है केंद्र राज्यों के संबंधों का समीक्षा, दूसरा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का पुनर्अवलोकन करने के लिए, तीसरा न्यायपालिका के बढ़ती भूमिका को जांचने के लिए, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संबंधों का पुनरावलोकन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात, जो सरकारी समिति जो आयोग बनाया गया था, एक्चुअली 1983 ईस्वी में बनाया गया था। एक रिटायर्ड जज थे, अपने सेवानिवृत्त जज थे सरकारी साहब, 1983 में इस आयोग का गठन किया था। और इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा, केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज करेक्ट आंसर। केंद्र राज्यों के संबंध में समीक्षा, चाहे किसी भी नियम नीति से दोनों के सामंजस्य को बैठाना इसका मेन काम था। क्वेश्चन नंबर 18, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या होता है? किसी कोई भी काम जब किया जाता है उसका एक फोकस होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है। इस काम को कर करके हम ये चीज हासिल कर सकते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था कि भैया सबको शिक्षा मिले, और किस रूप में मिले, कैसे हम करें, कैसे प्लानिंग करें, उसके बारे में हम ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको समझना है। सबसे पहले एक है महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा दे करके हम सर्व शिक्षा अभियान का मुद्दा हासिल कर सकते हैं? समझना है। ऑप्शन नंबर 2, ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। जो गांव में निर्धन लोग, जो गरीब गुरबे हैं, क्या उनको शिक्षा दे के हम सर्व शिक्षा अभियान का अचीवमेंट कर सकते हैं? मुद्दा। ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष के सभी समूह के बच्चों को शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर 4, शहरी निर्धन को शिक्षा देना। दोस्त तो सर्व शिक्षा अभियान जो है, ऑप्शन 1 भी सेट नहीं करता, 2 भी सेट नहीं करता, 3 भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष के सभी समूह के बच्चों को, चाहे निर्धन हो, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति हो, लेकिन जिस कैटेगरी के व्यक्ति का बच्चे का उम्र 6 से 14 वर्ष है, उसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 ईस्वी में चलाया गया था। ये भी आप याद करना, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2001 में।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। जो हम लोग एंटीबायोटिक दवा भी खाते हैं, सुई भी लेते हैं, ये खोजा गया था किसके द्वारा खोज की गई थी? पहला है पेनिसिलिन, स्टेट्रोमाइसिन, टेट्रामाइक्लिन और नियोमाइसिन। दोस्त इसका एंटीबायोटिक जो है उस जीवाणुरोधक जो खोज किया था, सबसे पहला है ऑप्शन नंबर 1 पेनिसिलिन किया था। पेनिसिलिन खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी आ सकता है पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में है, क्या है भारत में? एक दलीय है व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था है कि बहुदलीय व्यवस्था है कि निरंकुश सरकार है? एक दलीय व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर सिर्फ एक ही दल होता है, उसी के अनुसार देश का जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। द्विदलीय मतलब 2 ही राष्ट्रीय दल होते हैं। एक बहुदलीय होता है जहां बहुत सारी दलें होती है और सब मिलकर सरकार चलाती है। तो हमारा जो भारत देश है यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 बहुदलीय व्यवस्था। क्योंकि जब 1977 ईस्वी में 1970 जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1976 तक हमारे देश में सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। 1977 में कांग्रेस हारी और जनता दल सरकार ने बनाया। उसके बाद बहुत सारी पार्टियों का निर्माण हुआ और आज हमारा देश महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कई गठबंधन मिलकर देश के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। दोस्त आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कंप्लीट बिहार पुलिस का कंप्लीट हुआ। मैं चाहता हूं कि आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से अन्य बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूं, जिससे कि आप समझ सकें। तो आप गौर से मेरी बात को सुना कीजिए और समझा कीजिए। क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन मैं उस फिल्म के माध्यम से आपको बहुत सारे बातें बताऊंगा जो आपके भविष्य में काम आएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें, जिससे कि हम और भी बच्चों के आप लोग के माध्यम से पहुंच सके और उनको जो भी मेरे अंदर में कमियां अच्छाइयां बुराइयां मैं उनको दिखा सकूं और वे हमसे कुछ सीखें, या मेरे में जो भी कमी वैसे आप हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरा बिहार पुलिस सेट का 7वां नंबर कंप्लीट होता है। जय हिंद।